नमस्कार। कल हमने पुरस्कार कहानी की कथ्य पर और उसकी दो विशेषताओं पर राष्ट्रीय भावना और व्यक्ति चेतना, इच्छा और स्वीकृत मूल्यों का संघर्ष पर बातचीत की थी। आज हम मधुलिका के अंतर्द्वंद पर बात करेंगे कि मधुलिका कभी कौशल के प्रति अपने अनुराग की ओर झुकती है तो कभी प्रेम का वह पक्ष प्रबल हो जाता है जो अरुण से संबंधित है। तो ये एक द्वंद्व की स्थिति है कि वे क्या चुने, अपना राज्य या अपना प्रेम। द्वंद्व की स्थिति अरुण के प्रति प्रेम को लेकर भी है उसके मन में, और अपने राज्य के प्रति जो उसका दायित्व है, उसका जो प्रेम है, उसके प्रति भी है। मगध का राजकुमार अरुण प्रथम दर्शन में ही मधुलिका के प्रति आसक्त हो जाता है और उससे अपना प्रणय भाव निवेदन कर देता है। वह कहता है कि मैं मगध का राजकुमार तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ। मेरे हृदय की भावना अवगुंठन में रहना नहीं जानती, लेकिन मधुलिका को अपनी हैसियत का ध्यान था। वे जानती थी कि वह एक राजकुमार है और वह क्या है। यह वर्ग भेद की खाई से परिचित है। तो वह उत्तर में क्या कहती है उसे कि राजकुमार, मैं कृषक बालिका हूँ, आप नंदन बिहारी और मैं पृथ्वी पर परिश्रम करके जीने वाली। आज मेरे स्नेह की भूमि पर भी मेरा अधिकार छीन लिया गया है। मैं दुख से निकज हूँ, मेरा उपहास ना करो। उपहास किस रूप में कि जब अरुण उससे ये कहता है कि मैं मगध का राजकुमार हूँ और तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ और मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं अपनी प्रेम भावनाओं को छिपाना नहीं जानता हूँ, तब वह कहती है कि आज मेरे पास जो मेरी कृषक भूमि थी वह भी महाराज ने अपनी खेती के लिए चुन ली है। तो आज मेरे पास कुछ भी नहीं है और फिर भी तुम मेरे साथ इस तरह का मजाक कर रहे हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। मधुलिका के स्नेह की भूमि को छीन लिया है, अतः उस वर्ग के व्यक्ति के प्रति विकर्षण स्वाभाविक है। इसलिए मधुलिका अरुण के प्रति थोड़ा कठोर बन जाती है और कठोर स्वभाव से उससे बात करती है। प्रसाद जी की कहानियों में विकर्षण से आकर्षण और घृणा से प्रेम की जुगलबंदी प्रायः देखने को मिलती है। मधुलिका सामंत वर्ग से और उसकी मानसिकता से घृणा करती है, लेकिन अरुण एक युवा के रूप में उसे अच्छा लगता है। अतः उसका तिरस्कार करके वह स्वयं भी कम आहत नहीं होती है। वे बार बार उसके प्रेम को नकारती है, परंतु कहीं ना कहीं उसके मन में बार बार आग्रह करने के उपरांत उसके मन में भी एक प्रेम की ज्योति जल उठती है। और किशोर किरणों में उसी की पंक्तियां हैं पुरस्कार कहानी की कि चोट खाकर राजकुमार लौट पड़ा, किशोर किरणों में उसका रत्न किरीट चमक उठा, अश्ववेग से चला जा रहा था और मधुलिका निष्ठुर प्रहार करके क्या स्वयं आहत नहीं हुई, उसके हृदय में टीस सी होने लगी। ये कहानी के अंदर संवाद है। अब मधुलिका के हृदय की ये टीस स्थायी पीड़ा बन जाती है। घोर अभाव का जीवन जीते हुए उसे इस पीड़ा का नुकीलापन और अधिक बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। उसका मन कई बार पश्चाताप करता है कि उसने सौभाग्य का तिरस्कार क्यों कर दिया, क्यों उसने अरुण को मना कर दिया। यहाँ उसकी अपनी वास्तविक स्थिति, नियति उसके सुख और स्वप्न से टकराती है। उसका द्वंद्व, उसका असमंजस शीघ्र एक किनारा पा जाता है और उसे लगता है कि राजकुमार की वह प्रतीक्षा कर रही है। उसे मन ही मन लगता है कि वह उससे प्रेम करने लगी है। और कहानीकार प्रसाद ने मधुलिका की इस व्यग्रता और भावनात्मक उतार चढ़ाव को बहुत ही सलीके से और बहुत ही सुंदर ढंग से बयान किया है। और कुछ पंक्तियाँ पुरस्कार कहानी से
कि आज मधुलिका उस बीते हुए क्षण को लौटा देने के लिए विकल थी। असहाय दारिद्र्य की ठोकरों ने उसे व्यथित और अधीर कर दिया था। मगध की प्रसाद माला के वैभव का काल्पनिक चित्र उन सूखे डंठलों के रंध्रों से नीचे नभ में बिजली के आलोक में नाचता हुआ दिखाई देने लगा। मधुलिका एक सरल हृदय, एक मेहनती युवती है जो अपने खेतों में काम करके अपने जीने भर के लिए अपने 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर ही लेती है। वह अपनी इस स्थिति से संतुष्ट है। उसके मन में किसी भी प्रकार के राजसी वैभव भोग विलास का कोई मोह नहीं है और ना ही उसे इन चीज़ों के प्रति कोई लगाव है। अपने कर्तव्य को वह भली भांति जानती है, इसीलिए वे राज्य आज्ञा की भी अवहेलना नहीं करती, बल्कि राजा के द्वारा ली गई उसकी भूमि के बदले में दिए जा रहे मूल्य को भी वह स्वीकार करती है। वैभव अथवा धन संपदा के प्रति उसके मन में कभी कोई लालच, कभी कोई लोभ नहीं रहा, और ये जानते हुए भी कि मुद्रा और भूमि के बिना उसके लिए जीवन जीना कितना मुश्किल होगा, कितना दुभर हो जाएगा, कितना कठिन हो जाएगा, उसे कितने अभावों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अपने देश के प्रति प्रेम की भावना ही उसके मन में सर्वोपरि हो जाती है। यह भोली भाली देश प्रेम वाली कृषक कन्या मधुलिका हमारे सामने एक ऐसी छवि प्रकट करती है कि जो मन में हमेशा एक देश प्रेम वाली एक सुंदर सी भोली भाली कन्या की छवि को हमारे मन में अंकित कर देती है। और दूसरी ओर अरुण, जो कि एक सामंत है और साम्राज्य विस्तार के लिए उसके मन में हमेशा एक इच्छा रहती है, जिसके लिए वह मधुलिका जैसी भोली भाली लड़की का उपयोग करने में भी बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं है। उसका झूठा प्रेम प्रदर्शन, आश्वासन देना या उसमें विश्वास पैदा करना, उसके संस्कार और स्वार्थ, ये सब उसके अभिजात्य का एक हिस्सा है। ऐसी स्थिति में अपने स्वार्थ के लिए मधुलिका का वह बड़ी चालाकी से उपयोग करता है, और इसके विपरीत मधुलिका एक मेहनतकश, सच्ची, बहादुर, साहसी और निश्चल कृषक कन्या है, जो स्वभावतः सामंत वर्ग का तिरस्कार करती है। वह सामंतवादी सोच और उसकी प्रवृत्तियों को नकारती है, क्योंकि वह उनका शिकार नहीं बनना चाहती थी। और इससे भी महत्वपूर्ण ये है कि वह अपने देश, अपने मातृभूमि के लिए अपने प्रेम में वह के प्रति, अपने प्रेम के प्रति भी वह उदासीन होने की क्षमता रखती थी। और उस समय जब उसे लगता है कि अरुण उसके साथ कुछ गलत कर रहा है और वह अपने देश के प्रति गद्दारी कर रही है, यानी कि मधुलिका, तब उस समय केवल देश प्रेम और कर्तव्य के प्रति ही उसका समर्पण महत्वपूर्ण है। तो जिस काल में ये कहानी लिखी गई थी, उस काल में राज्य के लिए प्राण देना, त्याग करना एक सहज प्रवृत्ति थी, जिसे ही स्वदेश प्रेम या भक्ति कहा जाता है। तो इस प्रकार मधुलिका के मन में दोनों ही बातों को लेकर जो अंतर्द्वंद था वह स्पष्ट होता है, और अरुण के साहचर्य में रहकर मधुलिका वैभव के काल्पनिक आनंद को महसूस अवश्य करती है, परंतु उसके मन में चल रहा द्वंद्व शांत नहीं होता। वह प्रिय के प्रेम का प्रभाव उस पर हावी हो जाता है, लेकिन जब अरुण अपने अभियान पर जाता है तब उसका द्वंद्व फिर नए सिरे से परवान चढ़ता है। और इस बार द्वंद्व कल्पना और यथार्थ का नहीं, बल्कि इस बार जो द्वंद्व है वह प्रियतम प्रेम और देश प्रेम के बीच है। और इस महत्वपूर्ण क्षण को प्रसाद जी ने निम्न पंक्तियों से समझाया है कि उसका मन सहसा विचलित हो उठा
मधुली मधुरिमा नष्ट हो गई। जितनी सुख कल्पना थी वह अंधकार में विलीन हो गई। वह भयभीत थी। पहला भय उसे अरुण के लिए उत्पन्न हुआ कि यदि वह सफल न हुआ तो फिर सहसा वह सोचने लगी, वह क्यों सफल हो, श्रावस्ती दुर्ग एक विदेशी के अधिकार में क्यों चला जाए। मतलब दोनों ही चीज़ों के लिए उसे दुख था कि अगर अरुण असफल होगा तो उसके मन में क्या भावनाएं आएंगी, और अगर वह विजयी भी हो जाता है तब भी उसे श्रावस्ती के दुर्ग पर अधिकार करने का कोई अधिकार नहीं था। तो वह अपने ही मन के अंदर इन सारे द्वंद्वों से जूझती रहती है। दो मनोभावों का सामंजस्य। अब यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात है कि मधुलिका केवल प्रेमवश अरुण के अभियान को अपना समर्थन नहीं देती। अपनी स्नेह भूमि छिन जाने का भय भी उसके मन में है, और इसीलिए वह कहती है कि जब एकाएक उसमें अपने साम्राज्य के प्रति कर्तव्य बोध जागृत होता है तो उसके प्रेम से लिपटी प्रतिक्रिया की ईर्ष्या छिटक कर दूर जा पड़ती है, और देश प्रेम तथा प्रियतम प्रेम का द्वंद्व बिंदु तीव्रता से आलोकित होता है। और इस द्वंद्व बिंदु में ऊपर ही ऊपर कर्तव्य बोध और देश प्रेम विजयी होता हुआ दिखाई पड़ता है। किंतु ऊपर तो कर्तव्य बोध और देश प्रेम है, किंतु भीतर ही भीतर मन के अंदर एक तनाव चलता है कि वह क्या करे। अब ऐसी स्थिति है कि एक तरफ प्रेम है और एक तरफ राज्य है, तब वह क्या कर सकती है। तो मधुलिका के भीतर चल रहे इस दोहरे प्रेम के तनाव की अभिव्यक्ति को कहानी के अंतिम चरण में प्रसाद जी ने जो बताया है वो ये इन पंक्तियों के माध्यम से कि कर्तव्य बोध की भावना पर प्रेम की भावना भारी पड़ रही है। किस प्रकार? राजा ने कहा, मेरी निज की जितनी खेती है मैं सब तुझे देता हूँ। मधुलिका ने एक बार बंदी अरुण की ओर देखा। उसने कहा, मुझे कुछ न चाहिए। अरुण हंस पड़ा। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुझे अवश्य दूंगा, मांग ले तो मुझे प्राण दंड मिले। कहती हुई वह बंदी अरुण के पास जा खड़ी हुई। इन पंक्तियों में कि मुझे प्राण दंड मिले से ये संकेत मिलता है कि देश के प्रति कर्तव्य बुद्धि और प्रियकर के प्रति प्रेम, इन दोनों ही शक्तिशाली मनोभावों का द्वंद्व अंततः सामंजस्य में परिणत हो गया। आश्चर्यजनक रूप से मधुलिका का प्रिय पात्र अरुण किस तरह के असमंजस में नहीं पड़ता। उसका चरित्र शुद्ध रूप से सामंती है। वह मधुलिका के प्रणय भाव को, उसके क्षमा भाव को उभार कर अपनी स्वार्थ सिद्धि करना चाहता था, और वह उसे राज सिंहासन पर बिठा देने का प्रलोभन भी देता है। किंतु कहानीकार ने अरुण को इस बात के लिए कहीं भी द्वंद्वग्रस्त नहीं दिखाया कि वह एक भोली भाली कृषक कन्या मधुलिका का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए क्यों कर रहा है। वह कौशल महाराज को एक निर्णायक बिंदु पर चिटकता हुआ अवश्य दिखाया, परंतु मधुलिका उनसे अपने खेत के बदले सामरिक महत्व की भूमि चाहती है, तो वे राज्य हित को ध्यान में रखकर उसकी याचना को ठुकराना चाहते हैं। लेकिन तभी उन्हें इस बात का स्मरण हो आता है कि मधुलिका तो कौशल की रक्षा करने वाले सिंह मित्र की कन्या है, और वे उसे वह भूमि प्रदान कर देते हैं। इस बात का ही अरुण ने यहाँ पर फायदा उठाया था, क्योंकि वे जानता था कि राजा जो है वो मधुलिका को मना नहीं कर सकते। अब मधुलिका का चरित्र किस प्रकार इस कहानी में एक नया मोड़ लाता है, मधुलिका का चरित्र कितना सबल है, ये प्रसाद जी के संपूर्ण साहित्य में नारी का तेजस्वी, सकारात्मक और सबल रूप ही व्यक्त हुआ है।
चाहे वह देवसेना हो, चंपा हो, मधुलिका हो या मालविका हो। इसी प्रकार पुरस्कार कहानी में भी मधुलिका के चरित्र को ही प्रयत्नपूर्वक संवारा गया है। उसी के द्वंद्व, उसी का स्वाभिमान और उसी का शोभ संपूर्ण कहानी पर छाया हुआ है। कहानी का चरम बिंदु उसी के निर्णय पर टिका है कि मधुलिका को साहस और दृढ़ता विरासत में मिली है अपने पिता से, अपने पूर्वजों से, और इसी के बलबूते वह राजा की स्वर्ण मुद्राएं उसी पर न्यौछावर कर देती है। राजा का अनुग्रह न स्वीकार करके वह दूसरे के खेतों में काम करके अपना जीवन यापन करना ज़्यादा उचित समझती है। तो इसके माध्यम से कहानीकार उसकी तेजस्विता के पीछे श्रम का जो ठोस आधार है उसे दिखाने की कोशिश करते हैं, और इस तेजस्विता के अंदर कहीं भी उसका सौंदर्य कठोर नहीं होता, बल्कि वह और अधिक सौंदर्य से निखर जाती है। इसी प्रकार अरुण के मोहपाश में वह, उसके प्रेम में वह कुछ देर के लिए उचित और अनुचित का भेद भूल जाती है, लेकिन उसका विवेक शीघ्र ही उसे सावधान कर देता है और उसे पुनः याद आ जाता है कि वह सिंह मित्र कौशल का रक्षक वीर उसकी कन्या आज क्या करने जा रही है। वह असह वेदना से भर उठती है और सेनापति को अरुण के आक्रमण से अवगत करा देती है। कहानी के अंतिम हिस्से में हम देखते हैं कि बलिदान का साहस भी रखती है मधुलिका, और अरुण के साथ ही वह प्राणदंड का पुरस्कार मांगकर अरुण के साथ अपने विश्वासघात का प्रायश्चित भी कर लेती है। तो कहीं भी वह ये नहीं दिखा रही है कि वह राजा के साथ तो वफादारी कर रही है और अपने प्रेम के साथ विश्वासघात, ऐसा नहीं है। उसने अपने लिए भी अपने राज्य को बचाया, अपने राज्य के प्रति देश प्रेम को व्यक्त किया, तो वहीं उसने अपने प्रेम के लिए भी विश्वासघात को न चुनकर बल्कि अपने लिए प्राणदंड मांग लिया। तो इस प्रकार की तेजस्विता, इस प्रकार का सकारात्मक बोध प्रसाद जी की नारियों के अंदर हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कहानी के शिल्प पर। खड़ी बोली की विकास यात्रा की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी के समय में ही प्रारंभ हो गई थी, और हिंदी में भारतेंदु की भाषा परंपरा ही मुख्य धारा बनकर आगे के समय में चलती रही, और प्रसाद जी की रचनाओं पर भी भारतेंदु जी की भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पुरस्कार में भाषा के दो रूप हमें देखने को मिलते हैं। जहाँ प्रकृति के सौंदर्य का अंकन है, वहाँ उनकी भाषा अधिक संस्कृतनिष्ठ, अधिक काव्यात्मक और बिंबात्मक है। वहाँ लगता है कि वे छायावादी कविता का कोई अंश गद्य खंड के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे कि कहानी के अंदर जो प्रारंभिक अंश है कि आद्रा नक्षत्र, आकाश में काले काले बादलों की घुमड़, जिसमें देव दुंदुभी का गंभीर घोष, प्राचीर के एक निरभ्र कोने से स्वर्ण पुरुष झांकने लगा, देखने लगा महाराज की सवारी। शैल बाला के अंचल में समतल उर्वरा भूमि से सौंधी बांस उठ रही थी, नगर तोरण से जयघोष हुआ। इस अवतरण में निरभ्र, प्राची, देवदुंदुभी, तोरण, घोष, शैलबाला आदि शब्दों के अर्थ से अपरिचित पाठक के लिए इस वर्णन के मर्म तक पहुंचना संभव नहीं है। लेकिन इसी अवतरण में बादलों, सवारी, बांस, घुमड़ आदि शब्दों की उपस्थिति ये बताती है कि प्रसाद जी भाषा को यांत्रिक ढंग से तत्सम प्रधान नहीं बनाते हैं और बोलचाल की भाषा के वह बहुत निकट हैं और सामान्य पाठक को
समझने के लिए भी वह कुछ उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि वह दूसरे खेतों में काम करती है और चौथे पहर रूखी सूखी खाकर पड़ जाती है। दूसरा उदाहरण, उतनी ही भूमि दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप की जंगली भूमि, वहीं मैं अपनी खेती करूंगी। मुझे एक सहायक मिल गया है और वह मनुष्य से मेरी सहायता भी करेगा और भूमि को समतल भी तो बनाना होगा। इस प्रकार के जो सामान्य बोलचाल की भाषा उन्होंने काम में ली है, इससे ही लगता है कि भाषा चाहे जैसी भी हो, उसमें निहित अर्थ और बिंब को समझने की क्षमता भरपूर है। तो प्रसाद जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि छायावादी कवि के रूप में आपकी पहचान है, तो काव्यात्मकता का स्पर्श उनकी भाषा में, काव्य में भी और पद्य और गद्य दोनों में दिखाई देता है। प्रसाद का कवि रूप उनकी गद्य रचनाओं में बार बार उभर कर सामने आता है, और विशेष रूप से जब वह प्रकृति चित्रण करते हैं तब उस समय इसका एक उदाहरण आपके समक्ष है कि जब मधुलिका सो रही होती है, अरुण उसे देखता है, तब वह किस प्रकार वर्णन करता है उसका, कि एक छिन्न माधवी लता वृक्ष की शाखा से च्युत होकर यानी अलग होकर पड़ी है, सुमन मुकुलित थे, भ्रमर निस्पंद। मधुलिका की निराशा को व्यक्त करने के लिए कहानीकार ने एक नए उपमान का चुनाव इसमें किया। यह अप्रस्तुत कोई दूर की कौड़ी न होकर जीवन का एक परिचित मित्र है। दूसरी बात कि प्रसाद जी की कहानियों पर, संरचना पर विचार करते हुए देखा गया कि कुछ कहानियों में सूक्ष्म संवेदना का चित्रण भी काव्यात्मकता और नाटकीयता के साथ हुआ है, और पुरस्कार इसी प्रकार की कहानी है कि इसमें काव्यात्मकता भी है और इस कहानी में नाटकीयता भी है। मधुलिका के सौंदर्य में भी और उन्होंने नाटकीयता और प्रकृति का सराहा लिया है उन्होंने, और नाटकीय शिल्प विधि से उत्सुकता के चरम बिंदु का निर्माण करने का कौशल कहानी के समापन अंश में दृष्टव्य है। अरुण का हंसना और तत्काल उसी समय मधुलिका का प्राण दंड मांग बैठना एकदम आकस्मिक है, और जब ये कहती है कि तो मुझे प्राण दंड मिले, कहकर मधुलिका अरुण के बगल में खड़ी हो जाती है। इस बिंदु पर पाठक न केवल हतप्रभ है, वह सोच भी नहीं सकता कि मधुलिका ऐसा कुछ करेगी, अपितु कहानी का अंत एकदम खुला हुआ है। यदि किसी को जानना जरूरी है कि मधुलिका को क्या पुरस्कार मिला, तो उसके निर्धारण में उसकी कल्पना और उसके अपने संस्कार यहाँ पर सहायक होते हैं, और कहानी का 3 संभावनाओं के द्वारा ये द्वार खोलता हुआ हमें दिखाई देता है। कहानीकार प्रसाद यहाँ बताते हैं कि पहला जो संभावना का द्वार है वो क्या है, कि महाराज ने केवल दोषी अरुण को प्राणदंड दिया होगा और मधुलिका को छोड़ दिया होगा, ऐसा पाठक सोचता है। दूसरा, कि महाराज ने क्रोधित होकर अरुण और मधुलिका दोनों को ही प्राणदंड दे दिया होगा। तीसरा और सबसे बेहतर संभावना, कि सारी बात जानकर महाराज ने मधुलिका के त्याग और उत्सर्ग को सम्मान दिया होगा और अरुण को दंड मुक्त कर दिया होगा। किंतु एक भावुक पाठक के लिए तीसरी संभावना अधिक ग्राह्य है। वह दोनों को बचाना चाहता है। वह सोचता है कि मधुलिका के त्याग और उत्सर्ग का सम्मान मिले और उसी को मद्देनजर अरुण को दंड मुक्त कर देना चाहिए था, जबकि सत्ता के चरित्र से अवगत प्रबुद्ध पाठक दूसरी संभावना को अधिक रेखांकित करता है। जो भी हो, लेकिन पुरस्कार कहानी पाठकों के मन में एक बेचैनी पैदा करके समाप्त होती है, और पुरस्कार कहानी का जो कला पक्ष है वह बहुत ही सशक्त है। उसकी कलात्मकता में
इस कहानी की कलात्मकता में हम प्रकृति सौंदर्य और इस कहानी की बोलचाल की जो भाषा का सौंदर्य है, वे जहाँ स्थूल वर्णन और सपाट कथन है उसमें, वहीं उसमें संस्कृत और तत्सम के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। दूसरी बात, इस कहानी के अंदर उपमानों का भी, नए नए उपमानों का भी कलात्मक ढंग से उपयोग किया गया है और नाटकीय शैली का भी प्रसाद जी ने इसमें सहयोग लिया था। तो इस प्रकार प्रसाद की कहानियों में अपने परिवेश और समय की चिंताएं भी मौजूद थी और इसके साथ ही साथ प्रसाद जी ने दो शक्तिशाली मनोभावों का द्वंद्व और उससे उत्पन्न उलझन कहानी के केंद्र में रखी और इस द्वंद्व को हमने इस कहानी में बखूबी देखा है। अब हम बात करते हैं इस कहानी के सारांश की। इस कहानी का जो कथ्य है उसमें सबसे परिवर्तनकारी बिंदु निजी प्रेम और देश के प्रति दायित्व को लेकर मधुलिका का अंतर्द्वंद्वग्रस्त जो मन है वह है। उसे अपने पिता का कौशल के लिए बलिदान सदैव याद रहता है और पिता के बलिदान को याद करते ही वह अपना मार्ग निश्चित करती है। इसीलिए मधुलिका अपने लिए प्राण दंड मांगती है और ये प्राण दंड मांगना उस अंतिम समय में, अंतिम दृश्य में भावुकता का सबसे मार्मिक पक्ष है, जो देश रक्षा के बाद अपने प्रेम की रक्षा के लिए भी आत्म बलिदान का रास्ता चुनता है। प्रसाद जी की श्रेष्ठ कहानियाँ केवल मनोभावों की टकराव या बलिदान के साहस के फलस्वरूप ही उल्लेखनीय नहीं है, उनका शिल्प भी प्रौढ़ और सुगठित है। चाहे भाषा की बुनावट का संदर्भ हो या उसे कहने का सलीका, हर दृष्टि से आपकी कहानियाँ सचेत कहानी कला की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण लगती हैं। और यहाँ पर यह बताना भी ज़रूरी होगा कि सचेत कला दृष्टि और कलावादी दृष्टिकोण में बहुत अंतर होता है। प्रसाद की कहानियों में वस्तु और कला संश्लिष्ट रूप में उपलब्ध है। ये हमने पुरस्कार कहानी के बारे में कुछ ज़रूरी बातों का अध्ययन किया। थोड़ी सी मैं इसके बारे में और संक्षिप्त रूप में आपको बताना चाहूँगी कि प्रेम सिर्फ पाना ही नहीं है, प्रेम त्याग है और जहाँ त्याग है, जहाँ प्रेम में त्याग है, वही प्रेम सच्चा है। कहानी का जो अंतिम संवाद है कि तो मुझे भी प्राण दंड मिले, नायिका मधुलिका को प्रेम की उन ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है जिससे वह एक महान नारी पात्र बन जाता है। और प्रसाद जी की नारी पात्र तो वैसे ही महान है और ये कहानी एक कालजयी कहानी बन जाती है। अगर उसका अंतिम संवाद तो मुझे प्राणदंड मिले ये नहीं होता तो कहानी कुछ और होती। ये कहानी एक आम प्रेम कहानी नहीं है। अपने आरंभ से ही ये कथा देश प्रेम का एक ऊंचा आदर्श लेकर चलती है और इसके बारे में एक विदेशी फ्लावेयर लिखते हैं कि सच्चे पात्रों और ऊंची भावनाओं से साहित्य बनता है। ये बात इस कहानी में बिल्कुल सही लगती है। लेखक ने बहुत कम शब्दों में बड़ी खूबसूरती से दोनों के प्रेम को दिखाया है और लेखक ने पूरी कहानी में नायिका को एक मानवी की तरह चित्रित किया। कहीं भी वह कमज़ोर नहीं पड़ती है, न स्त्री के रूप में, न शारीरिक तौर पर और न ही मानसिक रूप से। वो कृषक बालिका अकेले रहकर कठोर परिश्रम करके अपना जीवन जीती है और तब भी वह चरित्रवान बनी रहती है। ये सबसे अहम गुण है। उसके साथ ही अपने प्रेम को राष्ट्र प्रेम पर न्यौछावर कर देती है और जब उसके प्रेमी राजकुमार को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई जाती है
और उससे पुरस्कार मांगने के लिए कहा जाता है तो वह अपने प्रेमी के साथ मृत्युदंड मांगती है। तो इससे ऊंचा नारी पात्र और क्या हो सकता है। प्रेम को जीवन के कितने स्वाभाविक हिस्से की तरह दर्शाया है कि आज का कोई स्त्री विमर्शी लेखक या लेखिका इस कहानी को लिख रहा होता तो कहानी शुरू ही यहाँ से करता कि मधुलिका और अरुण लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। लेकिन ऐसा महान स्त्री पात्र जिसे स्त्री विमर्श के कटघरे से निकालकर समाज विमर्श ही नहीं बल्कि समय विमर्श या कहें कि काल विमर्श का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है, तो स्त्री विमर्श का कार्ड खेलकर साहित्य में बहुत सारे लोगों ने अपनी जगह बनाई है, परंतु इस कहानी के द्वारा कोई अपनी जगह इस स्त्री विमर्श के साथ नहीं बना सकता। परंतु ये कहानी सचमुच में इन सारे विमर्शों से कहीं आगे है, स्त्री विमर्श से, काल विमर्श से बहुत आगे है और वास्तविक रूप में ये मधुलिका के उच्च प्रेम और उसके देश प्रेम को दर्शाती है। धन्यवाद।